जरा कल्पना कीजिए कि एक बिना कोई असली ढांचा बनाए, बिना एक भी ईंट रखे या लोहे का टुकड़ा काटे, हम ये सटीक भविष्यवाणी कर सकें कि कोई भयंकर तूफान किसी गगनचुंबी इमारत से कैसे टकराएगा। बिल्कुल। या फिर बिना किसी सर्जरी के ये देखना कि एक कृत्रिम वाल्व के अंदर खून की एक एक बूंद कैसे बहेगी। हाँ, मतलब आम तौर पर जब हम इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये सब कुछ चीजें बनाने, तोड़ने और प्रयोग करने के बारे में है। असल में ऐसा ही होता था, लेकिन आज सबसे बड़े परीक्षण प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर हो रहे हैं। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी इसी अदृश्य दुनिया को डिकोड करना है। हम बात कर रहे हैं मैटलैब में कैड मॉडल का उपयोग करके कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD विश्लेषण की। हाँ, ये विषय आधुनिक इंजीनियरिंग के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से है। हम मूल रूप से ज्यामिति, उन्नत गणित और भौतिकी को एक साथ ला रहे हैं। तो ठीक है, आइए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं, क्योंकि पहली नज़र में ये CFD जैसा शब्द बहुत भारी भरकम लगता है, मतलब अकादमिक सा लगता है। वो तो है, लेकिन हमारी कारों के डिजाइन से लेकर हमारे घरों के AC और अंतरिक्ष यानों तक ये तकनीक चुपचाप हर चीज को आकार दे रही है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब ये काम कैसे करता है? देखिए, इसकी शुरुआत CFD की बुनियादी बातों से होती है। जब हम किसी तरल या गैस के प्रवाह का अध्ययन करते हैं तो हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर ध्यान देते हैं। अच्छा, वो 4 चीजें क्या हैं? पहला है तरल का प्रवाह, यानी वो किस दिशा में और कितनी गति से जा रहा है। दूसरा है ऊष्मा का हस्तांतरण, मतलब तापमान कैसे बदल रहा है। और तीसरा? तीसरा है दबाव का वितरण, तरल जिस भी सतह से टकराता है वहां दबाव डालता है। और चौथा, जो शायद सबसे जटिल है, वो है टर्ब्यूलेंस। अरे, टर्ब्यूलेंस? मतलब जैसे फ्लाइट में झटके लगते हैं वो वाला? हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर टर्ब्यूलेंस का मतलब है तरल के कणों का अव्यवस्थित तरीके से बहना। अव्यवस्थित तरीके से मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता? एकदम सही। एक मोमबत्ती के धुएं को सोचिए। शुरुआत में धुआं बिल्कुल सीधी रेखा में ऊपर उठता है, लेकिन कुछ इंच ऊपर जाकर वो अचानक से अनिश्चित आकार में घूमने लगता है। हाँ, वो छल्ले जैसे बनने लगते हैं। वही टर्ब्यूलेंस है। और इस पूरी अराजकता को गणित में बांधने के लिए हम नेवियर-स्टोक्स समीकरणों का उपयोग करते हैं। हाँ, नेवियर-स्टोक्स, ये नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी विज्ञान कथा फिल्म का हिस्सा हो। सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत ही मौलिक और जटिल समीकरण है। देखिए, मुझे कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस ये समझना है कि इनका असल काम क्या है। मैं आसान भाषा में बताता हूँ। इसे ऐसे समझिए कि नेवियर-स्टोक्स समीकरण प्रकृति के बही खाते की तरह हैं। बही खाता मतलब वो हर चीज का हिसाब रखते हैं? हाँ, वे इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि ऊर्जा और द्रव्यमान न तो बनाई जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, तो वे तरल की गति, दबाव और उसकी चिपचिपाहट को आपस में जोड़ते हैं। बिल्कुल। जब हवा किसी विमान के पंख से टकराती है तो हवा के कणों को जगह बनाने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। गति बदलती है तो दबाव बदलता है। समझ गए। और नेवियर-स्टोक्स समीकरण हर एक कण के लिए इस पूरी प्रक्रिया का हिसाब रखते हैं। लेकिन एक मिनट जी, समीकरण तो हवा में काम नहीं कर सकते ना? मतलब उन्हें हल करने के लिए कोई वस्तु तो चाहिए। हवा किसके इर्द गिर्द बहेगी, ये कैसे तय होता है? बस यहीं से कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन की भूमिका शुरू होती है। CFD सिमुलेशन चलाने के लिए एक ज्यामितीय आकार की जरूरत होती है। अच्छा, तो ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इंजीनियर वो आकार बनाते हैं? हाँ, वो उस वस्तु का एक 2D या 3D मॉडल तैयार करते हैं। ये एक बहुत ही सटीक ज्यामिति होती है। तो अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी का उपयोग करूं, तो कैड एक तरह से किसी इमारत के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट या उसके कंकाल की तरह है ना? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। कैड कंप्यूटर को बताता है कि दीवारें कहाँ हैं या पाइपों का घुमाव कैसा है। और CFD उस ब्लूप्रिंट पर आभासी रूप से हवा या पानी फेंककर ये देखने की प्रक्रिया है कि वो ढांचा टिकता है या नहीं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि आधुनिक उद्योग अब भौतिक निर्माण से पहले पूरी तरह से इन सिमुलेशन पर निर्भर हो गए हैं। मतलब अब मिट्टी के मॉडल नहीं बनाए जाते।
बहुत कम। अतीत में एक नई कार का परीक्षण करने के लिए मिट्टी का मॉडल बनाकर उसे पवन सुरंग में रखना पड़ता था। उसमें महीनों लग जाते थे। और करोड़ों रुपए का खर्च भी। हाँ, लेकिन अब कैड और सीएफडी की बदौलत वे कंप्यूटर स्क्रीन पर ही एक दिन में सैकड़ों डिजाइन बदल सकते हैं। ये सचमुच समय और पैसे की बहुत बड़ी बचत है। तो अब हमारे पास हमारा ब्लूप्रिंट है और नेवियर-स्टोक्स समीकरण है। जी। लेकिन ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? मतलब कंकाल को भौतिकी के नियम कैसे सिखाए जाएं? यहीं पर मैटलैब की एंट्री होती है। एक पूरी प्रक्रिया है जिसके जरिए हम एक ज्यामिति को जीवित सिमुलेशन में बदलते हैं। तो ये मैटलैब का 8 चरण वाला वर्कफ्लो है, सही? पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है ज्यामिति निर्माण। जैसा हमने अभी बात की, ये कैड मॉडल है, लेकिन इसे बहुत साफ होना चाहिए। साफ से आपका क्या मतलब है? क्या आभासी मॉडल में धूल लगी होती है? अरे नहीं, धूल नहीं, मेरा मतलब है ज्यामितीय खामियां। कई बार डिजाइन करते समय दो सतहें आपस में पूरी तरह जुड़ती नहीं है। अच्छा, मतलब कोई छोटी सी दरार रह जाती है। हाँ, इंसान की आंखों को ये भले ही न दिखे, लेकिन कंप्यूटर के लिए एक छोटी सी दरार भी पूरे सिमुलेशन को खराब कर सकती है। समझ गई। तो पहला कदम एक त्रुटिहीन ज्यामिति सुनिश्चित करना है, फिर आगे क्या? अगला कदम एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग का है। कैड मॉडल को आमतौर पर STL या स्टेप जैसे फॉर्मेट में बदला जाता है। मैंने STL के बारे में सुना है, वो सतह को त्रिकोणों में तोड़ देता है ना? एकदम सही। घुमावदार सतह हजारों छोटे छोटे त्रिकोणों में बन जाती है। फिर इस फाइल को मैटलैब के PDE टूल बॉक्स में इंपोर्ट किया जाता है। और अब ये सिर्फ एक चित्र नहीं रहा, ये एक सिमुलेशन डोमेन बन गया है। यहां आकर बात सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अब वो कदम आता है जिसे मैश जनरेशन कहते हैं। जहां तक मैं समझ पाई हूं, मैशिंग का मतलब है उस पूरे मॉडल को लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। बिल्कुल, जैसे किसी तस्वीर में लाखों पिक्सेल्स होते हैं, वैसे ही हम पूरी जगह को कंप्यूटेशनल तत्वों में बांट देते हैं। लेकिन यहां मुझे एक बड़ी उलझन है। बताइए। अगर बारीक मैश मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने से हमें ज्यादा सटीक परिणाम मिलते हैं, तो क्या हम बस पूरे के पूरे मॉडल को ही सबसे बारीक मैश में नहीं बदल सकते? आपका सवाल तार्किक है। मतलब एक बटन दबाओ और हर जगह बेहतरीन सटीकता हो। इसमें समस्या क्या है? समस्या कंप्यूटर की क्षमता की है। जब आप मैश को बारीक करते हैं तो समीकरणों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाती है। ओहो, मतलब प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए। बहुत ज्यादा। 3D स्पेस में अगर आप मैश के आकार को आधा करते हैं तो गणनाएं 8 गुना बढ़ जाती हैं। जो सिमुलेशन कुछ घंटों में होना था, वो महीनों ले सकता है। ओह, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत ही भारी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींचना जो आपके फोन की मेमोरी खा जाए और फोन हैंग हो जाए। एकदम सटीक एनालॉजी है। इसीलिए मैशिंग एक कला है। इंजीनियर केवल महत्वपूर्ण जगहों पर बारीक मैश बनाते हैं, जैसे कार के साइड मिरर के पीछे, जहां हवा भंवर बनाती है। और जहां हवा शांत है वहां बड़े ब्लॉक्स। बिल्कुल, ये सटीकता और समय के बीच का संतुलन है। अब मैश तो बन गया, अगला कदम है सामग्री के गुण तय करना। सामग्री के गुण? मतलब कंप्यूटर को बताना कि हवा बह रही है या पानी? हाँ, हमें मैटलैब को तरल का घनत्व, चिपचिपाहट और ऊष्मीय चालकता जैसे डेटा देने होते हैं, तो कि हवा और पानी के बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर है। सही कहा। और इसके बाद बारी आती है बाउंड्री कंडीशंस की। बाउंड्री कंडीशंस, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी खेल के नियम तय करना। इसे ऐसे ही देखा जा सकता है। बाउंड्री कंडीशंस कंप्यूटर को बताती हैं कि भौतिक दुनिया की सीमाएं कहाँ हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? मान लीजिए हम एक पाइप के अंदर पानी के बहाव का सिमुलेशन कर रहे हैं। पानी कितनी गति से प्रवेश कर रहा है, पाइप से निकलते समय दबाव कितना है, और पाइप की दीवारें कहाँ हैं जहां से पानी बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल। इनके बिना कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा कि प्रयोग शुरू कहाँ से करना है। अच्छा रुको, परिमित आयतन विधि, परिमित तत्व, ये शब्द बहुत भारी लगते हैं। जब हम सॉल्व बटन दबाते हैं तो मशीन के अंदर असल में क्या होता है? सुनने में भारी लगता है, लेकिन प्रक्रिया तार्किक है। कंप्यूटर मैश के उन लाखों छोटे ब्लॉक्स को एक एक करके देखता है। मतलब हर एक ब्लॉक का हिसाब। हाँ। मान लीजिए ब्लॉक A में पानी है। नेवियर-स्टोक्स का उपयोग करके कंप्यूटर देखता है कि उसमें से कितना पानी ब्लॉक B में जाएगा और कितना दबाव बनेगा। मतलब ये एक ही समय में लाखों अलग अलग बही खातों को संतुलित करने जैसा है। एकदम सही। और ये तब तक चलता है जब तक पूरा समीकरण स्थिर नहीं हो जाता। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें इतनी प्रोसेसिंग पावर लगती है। लेकिन जब ये सब खत्म हो जाता है
तो क्या हमें सिर्फ नंबरों की एक लिस्ट मिलती है? अगर सिर्फ नंबर मिलते तो इंसान के लिए समझना नामुमकिन होता। यहीं पर परिणाम विजुअलाइजेशन का जादू काम आता है। विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफिक्स? हाँ, मैटलैब उन लाखों नंबरों को रंगों, कंटूर लाइंस और तीरों में बदल देता है। अरे वाह! तो अचानक से हम देख सकते हैं कि पंख के ऊपर लाल रंग है, मतलब उच्च दबाव है। और पीछे का हिस्सा नीला है, यानी निम्न दबाव। हवा का प्रवाह जो अदृश्य होता है वो स्क्रीन पर रंगीन उठता है। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम किसी वीडियो गेम को बनाने की प्रक्रिया समझ रहे हैं। लगता है ना? लेकिन ये असल में हमारी दुनिया को सुरक्षित बना रहा है। तो अब हम इस सिमुलेशन को प्रयोगशाला से बाहर ले चलते हैं। ये सब किन उद्योगों में इस्तेमाल हो रहा है? इसका विस्तार अकल्पनीय है। सबसे आम तो एरोडायनेमिक्स है, फॉर्मूला 1 रेसिंग कारों से लेकर बुलेट ट्रेन तक। और वाणिज्यिक विमानों में भी? बिल्कुल। विमान के डिजाइन में थोड़ा सा सुधार भी हर साल लाखों गैलन ईंधन बचा सकता है। और मुझे लगता है कि हीट एक्सचेंजर्स और HVAC सिस्टम में भी इसका बड़ा रोल है, जैसे बड़े सर्वर रूम्स में। हाँ, सर्वर रूम में जहां हजारों कंप्यूटर एक साथ चल रहे हों, वहां CFD सुनिश्चित करता है कि ठंडी हवा बिल्कुल सही जगह पहुंचे, ताकि सर्वर ओवरहीट होकर नष्ट ना हो। सही कहा। और औद्योगिक पाइपलाइनों में भी जहां तेल उच्च दबाव में बहता है, CFD से देखा जाता है कि वॉल्व के अंदर टर्बुलेंस पाइप को फाड़ तो नहीं देगा। बाप रे! लेकिन जो अनुप्रयोग मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। हाँ, मतलब हम धातु और प्लास्टिक की बात कर रहे थे और अचानक हम इंसान के शरीर के अंदर पहुंच गए। CFD का खून के बहाव से क्या लेना देना है? अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो बात स्पष्ट होती है कि प्रकृति के नियम हर जगह एक समान है। मतलब पाइप का पानी और शरीर का खून एक ही नियम मानते हैं? मूल रूप से हाँ। एक पाइप में बहने वाला पानी और दिल की धमनियों में बहने वाला खून दोनों तरल गतिकी के नियमों से बंधे हैं। तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल किसे करते हैं? मान लीजिए एक डॉक्टर किसी मरीज की सिकुड़ चुकी धमनी में स्टेंट डालने की योजना बना रहा है। स्टेंट मतलब वो छोटी धातु की जाली जो नस को खुला लगती है। हाँ, तो क्या वे स्टेंट लगाने से पहले ही कंप्यूटर पर देख लेते हैं कि वो कैसे काम करेगा? अरे, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। अगर खून बहुत तेज बहेगा तो धमनी की दीवारों पर तनाव पड़ेगा और वे फट सकती हैं। और अगर बहुत धीमा बहा तो थक्के बन सकते हैं जो जानलेवा होते हैं। एकदम सही। इसलिए बायोमेडिकल इंजीनियर्स CFD का उपयोग करके स्टेंट की सटीक ज्यामिति का विश्लेषण करते हैं। ये सच में एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मशीन और इंसान के शरीर के बीच की रेखा मिट रही है। सही कहा आपने। लेकिन इस पूरी चर्चा में हम बार बार मैटलैब का जिक्र कर रहे हैं। बाजार में तो और भी सॉफ्टवेयर है। मैटलैब में ऐसा क्या खास है? मैटलैब की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स नहीं है। ब्लैक बॉक्स मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा डाला और सीधा रिजल्ट आ गया। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें आप ज्यामिति बनाते हैं, मैशिंग करते हैं और परिणाम भी देखते हैं। सब कुछ एक ही जगह। और इसके अलावा इसमें सिमुलिंक जैसी चीजें हैं। शोधकर्ता अपने खुद के कस्टम गणितीय मॉडल और कोड लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ बने बनाए सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं है, वे विज्ञान को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। बिल्कुल। और शिक्षाविदों के लिए ये लचीलापन बहुत जरूरी है। तो इस सब का आखिर निष्कर्ष क्या है? मतलब कोई भी तकनीक अचूक तो नहीं होती। इस आभासी दुनिया की सीमाएं क्या हैं? सीमाएं बिल्कुल हैं और वे काफी गंभीर हैं। सबसे बड़ी चुनौती आज भी कंप्यूटेशनल शक्ति की है। मतलब आम कंप्यूटर हार मान लेते हैं? हाँ, जब आप किसी पूरे शहर के ऊपर से गुजरने वाले तूफान का अध्ययन करते हैं तो आम कंप्यूटर काम नहीं आते। उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए होंगे। बिल्कुल। और कभी-कभी विशेष रूप से केवल CFD के लिए बने स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है। और टर्ब्यूलेंस, आपने शुरुआत में कहा था कि ये बहुत अराजक होता है। हाँ, टर्ब्यूलेंस आज भी भौतिकी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। हम उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन 100% सटीकता के साथ मॉडल करना मुश्किल है। लगभग असंभव है। कंप्यूटर हमेशा अनुमान ही लगा रहा होता है, भले ही वह अनुमान बहुत ही उन्नत क्यों ना हो। समझ गई। तो अगर हम आज यहाँ हैं, तो भविष्य हमें कहाँ ले जा रहा है? भविष्य बहुत ही रोमांचक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से एक आम इंजीनियर भी इंटरनेट के माध्यम से सुपर कंप्यूटर की शक्ति का उपयोग कर सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका क्या रोल है? सबसे बड़ा बदलाव तो AI ही ला रहा है। AI सहायता प्राप्त प्रवाह अनुकूलन का मतलब है कि मशीनें केवल परीक्षण नहीं करेंगी। तो क्या वे खुद डिजाइन बनाएंगे? हाँ, वे खुद सुझाव देंगी कि हवाई जहाज का आकार कैसा होना चाहिए
ऑटोमेटेड मेश ऑप्टिमाइजेशन के जरिए एआई खुद समझ जाएगा कि कहाँ बारीक मेश चाहिए। अरे वाह, इससे तो इंसानी समय बहुत बचेगा। मतलब मशीनें खुद तय करेंगी कि गणना कैसे करनी है। बिल्कुल। और एक शब्द जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया वो है रियल टाइम डिजिटल ट्विन सिमुलेशन। ये क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। डिजिटल ट्विन का मतलब है किसी भौतिक मशीन का एक पूर्ण आभासी जुड़वा। मतलब जो असली दुनिया में हो रहा है वही सेम टाइम पे कंप्यूटर में भी। एकदम सही। अगर असली इंजन में तापमान बढ़ रहा है तो डिजिटल ट्विन में भी उसी समय वो देखा जा सकता है। और सीएफटी तुरंत बता देगा कि अंदर तरल कैसे बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल, ये रियल टाइम में होता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि कैड और मैटलैब में सीएफटी का उपयोग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। सही कहा। ये इंजीनियरों को एक ऐसा कैनवास देता है जहां वे बिना कुछ खोए अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। ये अरबों रुपए बचाता है और नवाचार को अभूतपूर्व गति देता है। इसमें कोई शक नहीं है। और अब इस चर्चा के अंत में एक विचार, शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम असली दुनिया की अराजकता को स्क्रीन पर ला रहे हैं और एआई इसे और सटीक बना रहा है। जी। जरा सोचिए, यदि भविष्य में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग इतने उन्नत हो जाते हैं कि हमारे डिजिटल ट्विन्स और सिमुलेशन 100% सटीक हो जाए, हवा का एक एक कण स्क्रीन पर बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करे जैसा असल जिंदगी में, तो क्या भौतिक पवन सुरंगों की जरूरत बचेगी? वही तो। क्या वास्तविक दुनिया के परीक्षण की कभी आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया सिर्फ एक स्क्रीन के अंदर सिमट कर रह जाएगी और भौतिक दुनिया में परीक्षण करना बस इतिहास बन जाएगा? ये सच में गहरा विचार है। ये एक ऐसा विचार है जो पूरी इंजीनियरिंग दुनिया के भविष्य पर सवालिया निशान लगाता है। खैर, आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।